नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरने की आवाजें तेज कर दी है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार पे हमलावर है। सवाल कर रहे हैं कि आखिर अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग जो लगातार विपक्ष कर रहा है उसको लेकर सरकार अभी तक खामोश क्यों। लेकिन वहीं अगर बात करें बीजेपी सरकार की, तो वो राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रही, कह रहे कि ये देश का अपमान है। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक जी, जो कि एडवोकेट हैं। ईडी और सीबीआई तो बहाना है और वास्तव में विपक्ष निशाना है। तो विपक्ष तो निशाने में है इस सरकार के। और क्या है कि सीबीआई और ईडी या इनकम टैक्स, तीन एक ऐसे पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। अगर सरकार कोई बदनीयती से काम करना चाहे, अगर सरकार ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहे, तो कुछ कुरीतियाँ, कुछ कुपरंपराएं सरकार उनका इस्तेमाल करते हुए अपने विपक्ष की ताकत को हमेशा कम करने का प्रयास करती हैं। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, इनका यही आचरण है, यही इनकी करनी है, यही इनकी कथनी है। और अब ये देखिए, पूरी तरह से ईडी का इस्तेमाल, पूरी तरह से सीबीआई का इस्तेमाल। एक नेता को बेल के ऊपर उसके आर्गुमेंट होने हैं कोर्ट में, लेकिन बेल पर आर्गुमेंट होने से पहले ही सीबीआई के केस में दर्ज है मामला, ईडी उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ईडी का अरेस्ट होना ऑल ऑफ सडन यानी अंडरस्टूड है कि आज बेल तो होनी नहीं। तो ये कुछ हैं ऐसी शक्तियाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही हैं और आप विश्वास हैं आपको अपने ऊपर पूरी तरह से, आप ईमानदार हैं, आपकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है, तो मुझे लगता है कि चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कर्मवीर अपने कर्म करते चले जाते हैं। ये तो लोग हैं, पीछे पड़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है हमारे नेताओं की परंपरा, हमारे नेताओं के कृत्य सब इतने स्पष्ट हैं, इतने साफ सुथरे हैं कि हमें किसी सीबीआई का, हमें किसी ईडी का या इनकम टैक्स का इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन सर, सीबीआई की बात करें या जांच एजेंसियों की बात करें, वो पहले भी तो काम करती थी अपना, पहले भी जांच किया करती थी। तो अभी सवाल क्यों, अभी लोकतंत्र को खतरे में क्यों बताया जा रहा है? नहीं, सीबीआई या ईडी या कोई भी और एजेंसी जो इन्फोर्समेंट की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, हम उनकी करनी पर, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बस क्या है कि समय थोड़ा सा गलत हो जाता है। पहले भी काम करते थे, बिल्कुल सही कहा आपने, पहले भी इन्वेस्टिगेशन हुए, पहले भी कन्विक्शन हुआ है, पहले भी जो मुजरिम थे जेल में गए हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे भी दिए हैं। लेकिन आज अगर आप सत्ता पक्ष में होते हो, आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आप अपनी सत्ता को बचाते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए निकल जाते हैं। सवाल ये है ना कि सीबीआई और ईडी अगर अभी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है जाकर, तो दिक्कत क्या है विपक्ष को? डर किस बात का विपक्ष में? नहीं, विपक्ष को डर नहीं है। आप किसके ऊपर कार्रवाई करते हैं जिससे आप डरते हैं? आप किससे डरते हैं? यानी या तो आपकी कोई कमजोरी है, या फिर आपने कुछ ऐसा काला किया हुआ है कि आप कलंकित होने वाले हैं, आप तभी तो डरते हैं। मैं आपकी शक्ति को कम क्यों करूँगा अगर मुझे आपसे डर नहीं होगा? यानी आपके पास इतनी शक्तियां हैं, मेरे खिलाफ इतने प्रमाण हैं कि आप कहीं पर भी मुझे समाज के सामने अपने कि अशोक जी आपके अंदर ये कमियां हैं, तो अब अशोक जी क्या करेंगे? अशोक जी आपसे डर के मारे आपके ऊपर अत्याचार शुरू कर देंगे। अगर मैं सत्ता में हूं तो फिर मेरी तीन तरकश में मेरे तीन काला किया होगा तभी तो डर होगा ना, नहीं तो सर डर किस बात? बाबा, तीन मेरे तरकश में तीन बाण हैं। अगर आपको से मुझे लगता है कि हाँ, अब आप मेरे खिलाफ कुछ करने वाली हैं, मैंने घोटाला नहीं किया है, लेकिन मैंने तो कोई घोटाला नहीं किया। मान लो अगर मैंने घोटाला किया है और मुझे लगता है कि आप मेरे खिलाफ करने वाली हैं, तो मेरे तरकश में तीन बाण हैं। मैं सीबीआई, ईडी और आईटी आपके पीछे पड़ा दूंगा। सेम ऐसे समझिए ना, इसका मतलब घोटाला तो इन्होंने किया हुआ है। मतलब सरकार अपने फायदे के हिसाब से सीबीआई भेजती। सरकार हमेशा अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जब विपक्ष मतलब एक मत होता है और एक साथ उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करता है, तो बस ठीक है, उनके तरकश से तीन बाण तो आने आने हैं। लेकिन जो युद्धवीर होते हैं, जो कुशल होते हैं अपने कार्य के अंदर, वो इनके सीबीआई या ईडी या किसी और एजेंसी की इसकी कोई परवाह नहीं करते। और शायद मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बता दूं कि कोई भी विपक्ष, मैं किसी और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, अपनी कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी इन धमकियों से, ऐसे आडंबरों से, ऐसी एजेंसियों से, अगर हमने गलत नहीं किया तो हम तो नहीं डरते। डर अगर होगा तो सरकार पार्टी की ही बात करते हैं। कांग्रेस के दो रुख क्यों, साफ रुख क्यों नहीं उसका? अगर लालू यादव पर कोई कार्रवाई की जाए, सीबीआई वहाँ पहुँचती है, तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र
ऊपर हमला है, ये विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन वहीं दिल्ली में कुछ और आपके बयान बदल जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे को सुनकर कार्य करना। अब ये बताइए कि इस समय वर्तमान में जितनी भी ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, क्या वास्तव में सोच समझ कर हो रही है? क्या एक सामने वाली पार्टी को उसको पक्ष रखने का अवसर मिल रहा है? यहाँ पर क्या होता है कि जैसे केंद्र में सरकार, इनके कुछ प्रवक्ता आते हैं पार्टी के, सीधा जो चैनल के ऊपर, नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर, जो नेशनल चैनल है उसके ऊपर सब गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। वो अगर मान लो कोई बेल पर जाता है तो उसको मुजरिम मुजरिम मुजरिम, ये बेल पर है, जमानत पे है, फलाना है, ढिमका है। और यहाँ पर तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, कन्विक्शन नहीं हुआ लेकिन केस चल रहे हैं, 20-20 साल के चल रहे हैं, मर्डर के भी चल रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक का उदाहरण भी दे रही है, जहाँ पे कैश बरामद हुआ। कहा ना कि घोटाला, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो एमएलए के बेटे के घर पे कैश बरामद होता है, वो उसी का उदाहरण दे रहे हैं ना? जी जी जी। तो अगर ये उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण इनका सार्थक होता है तो एमएलए को अभी तक हटाया क्यों नहीं? उनसे रिजाइन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए ना। सार्थकता क्या है? सार्थकता तो यही है ना। इसका मतलब दिल्ली की सरकार भी अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती और कर्नाटक की सरकार भी इस्तीफा नहीं लेती। कांग्रेस थी, जब कांग्रेस के नेता किसी उसमें नाम आता था तो रिजाइन सबसे पहले कर देते। हमारी तो आदर्श रहा है। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया ना तो हमारे रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कभी अपना बलिदान नहीं दिया, कभी खून नहीं बहाया। तो इस देश से प्यार हो ही नहीं सकता। एक कहावत है और चाणक्य ने कहा था कि एक व्यापारी कभी राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी राजा व्यापारी होगा तो प्रजा का नाश कर देगा। तो ये सारे पूंजीपति लोग और राजाओं वाली आदतों में लेकर ये जो देश चला रहे हैं तो सबको भिखारी बनाने वाले हैं। तो जब एक देश का राजा अगर व्यापारी होगा तो पूरी जनता उसकी भिखारी होगी। तो ये लोग तो भिखारी मांग कर रहे हैं कि सर राहुल गांधी आए, सामने माफी मांगे, उन्होंने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने अगर वास्तविकता को दर्शाया तो देश का अपमान कैसे? अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई, चलिए मैं पार्लियामेंट की बताता हूँ ना, उनकी तो बिल्कुल सही कथन है। उन्होंने तो ठीक कहा, पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो माइक बंद कर देते हैं। माइक बंद करने का मतलब आप मेरा बोलने का अधिकार छीन रहे हैं ना। आप मुझे संसद में नहीं बोलने दे रहे। मैं कहीं अगर बोलने का प्रयास करता हूँ तो आप मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आप मुझे 5 दिन तक ईडी के ऑफिस में बिठा देते हैं। यही हुआ ना। तो इसका मतलब राहुल ने क्या गलत कहा? राहुल ने ये नहीं कहा कि वहाँ स्वतंत्रता खत्म होगी। राहुल जी ने ये कहा कि वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र खतरे में क्या है? आप नहीं तो सब बीजेपी तो ये कह रहे हैं ना कि देश की जनता ने उनको नकार दिया, इसलिए वो जाकर बाहर जाकर रो रहे हैं। देश की किस जनता ने नकार दिया? बीजेपी के 1-2 प्रवक्ताओं के कहने मात्र से तो ऐसा नहीं होता ना। देश की किस जनता ने? स्थिति की बात करें तो कांग्रेस पीछे तो पिछड़ रही है ना। आप राज्यों की बात कर लीजिए, आप चुनाव हारते जा रहे हैं बार बार। देखिए, चुनावों में हार जीत लगती है। अगर हम वर्तमान में 3 चुनावों की बात करें तो 3 चुनावों में आप देख लीजिए कि कम से कम बीजेपी से अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा है। सरकार बनाना, क्योंकि हमें जोड़ तोड़ की राजनीति आती नहीं, हम खरीदारी नहीं करते, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते, हम कोई भी काला व्यवसाय, काला व्यापार नहीं करते, ईमानदार लोग हैं। जनता चुनेगी तो हम कर लेंगे जी। लेकिन चुनौती कैसे दे पाएंगे फिर आप? चुनौतियां तो उनके सामने हैं। अगर चुनौतियां नहीं होती तो हमारे पीछे एजेंसियां नहीं होती। उनका डर ही तो है। वो डर स्पष्ट है कि वो परेशान है और उनको पता है 24 आ रहा है। उनको पता है आने वाले टाइम में जितने इलेक्शन। ईडी और सीबीआई की बात करें तो 24 क्यों ले आते हैं आप लोग सब? मैंने आपसे कहा कि जब मुझे आपसे डर लगेगा तो मैं आपके पीछे एजेंसीज लगाऊंगा। और मैं आपसे क्यों डरता हूं? क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कुछ प्रमाण है। और कौन से प्रमाण? यानी मैंने कुछ अतीत में गलत किया हुआ है। इसका मतलब सरकार ने बहुत गलत किया हुआ है, बहुत गलत किया हुआ है और सबके पास प्रमाण है तो लगाएंगे ना ईडी। अब आप किस किस को डराएंगे? लालू यादव जी को डरा के दिखा दीजिए, असर हुआ? हो सकता है आपके कुछ नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में आपकी ईडी या सीबीआई के डर के हमारे सामने नहीं आते हैं, इवन इलेक्शन में भी सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ये लालू यादव जी को करा के दिखाइए, वो शेर आदमी है। कांग्रेस का अगर मुझे लगता है कि अगर जैसे मेरा नेता टाइगर है ना, हम कहते हैं हमारा टाइगर है, ऐसी मैं बिहार के नेता में लालू यादव को मानता हूँ। ज़मीन से जुड़े हुए, हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, एक करेक्ट बना हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया है। 5 साल जिस समय रेल मंत्री थे यूपीए सरकार के अंदर, आपको पता है कि टिकट नहीं बढ़ा था रेलवे का, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई घोटाला नहीं हुआ था, गरीबों को भी उत्थान किया, कुल्हड़ में चाय पिलाना शुरू करे, बहुत सारी चीज़ लेकर आए और आज उस ईमानदार व्यक्ति के पीछे आप। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं सर कि विपक्ष ईडी और बीजेपी कह रही है कि ईडी और सीबीआई के डर से विपक्ष एक साथ है,
तो उसी तरीके से विपक्ष एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही जब चुनाव नजदीक आएगा? ममता बनर्जी अलग भाग रही हैं, अखिलेश यादव अलग हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम लीडरशिप करेंगे, कैसे संभव? मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष सीबीआई और ईडी के डर से, बीजेपी कह रही है। बीजेपी बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ पर आप देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर दो ग्रुप हैं, एक एनडीए और एक यूपीए पहले से ही है। जिस समय यूपीए सरकार में थी तो 10 साल एनडीए विपक्ष में थी, और अभी तो इनको 7 साल 8 साल 10 साल होने वाले हैं 24 में, तो अभी यूपीए विपक्ष में, तो इसमें क्या है, कौन सा विपक्ष खतरे में? और जिस समय हमारी सरकार थी 10 साल, तो एनडीए कौन सी खतरे में थी? और ये वो सरकार है जो बार-बार क्यों विपक्ष कह रहा है कि आज लोकतंत्र खतरे में, आज विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? ये विपक्ष बड़ी विनम्रता के साथ बता दूं, जब हम सरकार में थे, जब हमारा कोई मंत्री वक्तव्य देता था, तो यही सब लोग थे जो सिलेंडर लेकर गाली करते हुए बेल से बाहर चले जाते थे, हमेशा बहिष्कार किया। अगर आप हमारी यूपीए सरकार की 2014 की से पहले की 1 साल पहले की अगर कार्रवाई देखें तो सबसे ज़्यादा विद्रोह इन्होंने किया। इन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दी। इनके उस समय के मुख्य जो बीच में कानून मंत्री भी रहे, हमेशा गांधी जी की मूर्ति के सामने आके धरने देने लगते थे, सुषमा स्वराज जी देने लगती थी। जब अपमान करते हैं तब पीएम मोदी इसको भुना लेते हैं। देखिए हर बार जीत जाते हैं। अब कर्नाटक में भी पीएम मोदी ने भाषण दे दिया है। देखिए, हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शब्दों पे चयन सिलेक्शन ठीक होना चाहिए, शब्दों पे नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो अपनी पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री कोई भी हैं, लेकिन इनके जैसे नेताओं को भी कम से कम भारत की जो प्रधानमंत्री रही, जिनको आयरन लेडी क्या कहा जाता था, उनके बारे में कुकृत्य और कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, मैं ये कहता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है अगर किसी भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति का अपमान होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।